आप ये देखिए कि इजराइल के लगभग 500 टैंक्स उत्तरी गाजा के इलाकों में दाखिल हो चुके हैं और इजराइल की सेना अब गाजा में बड़े पैमाने पर हमास के आतंकवादी ठिकानों को अपना निशाना बना रही हैं। लेटेस्ट तस्वीरें इस युद्ध की अभी देखिए। पिछले 24 घंटे में गाजा में 400 से ज्यादा लोग इजराइल के हवाई हमलों में मारे जा चुके हैं और अब इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के डिप्टी चीफ के घर को भी बम धमाके में उड़ाकर ध्वस्त कर दिया है। वो तस्वीरें भी इस समय आपके सामने हैं। ये गाजा में हमास के डिप्टी चीफ का घर है। ये घर हमास के उसी डिप्टी चीफ का था जो पिछले दिनों लेबनान में हुए आतंकवादियों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। देखिए ये तस्वीरें। तो अब इजराइल की सेना हमास के बड़े बड़े आतंकवादियों के घरों को, हमास के ठिकानों को चुन चुनकर अपना निशाना बना रही है और आज इस युद्ध का 25वां दिन है और 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इजराइल हमास को जड़ से नहीं मिटा पाया है। हमास के आतंकवादियों का जड़ से खात्मा नहीं कर पाया है और अब तक इस युद्ध में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से, जिनमें 8,500 लोग गाजा के हैं और 1,500 लोग इजराइल के हैं। तो 25 दिन हुए हैं युद्ध को और 10,000 लोग मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज गाजा में सीज फायर लागू करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर उन्होंने गाजा में सीज फायर किया यानी इस युद्ध को रोका तो यह उनके लिए सरेंडर करने जैसा होगा। इसलिए वो सीज फायर बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि वो हमास के आतंकवादी ठिकानों पर ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे और वो ये बात सुनिश्चित करेंगे कि हमास पूरी तरह से इसके बाद समाप्त हो जाए। तो देखिए यहां बड़ी बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े देश अब इजराइल से यह अपील कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को रोक दे, सीज फायर कर ले और अब शांति की बहाली हो जाए। लेकिन इजराइल इस दबाव में नहीं आ रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो इस युद्ध को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि हमास समाप्त ना हो जाए और वो इस युद्ध के बीच में घुटने नहीं टेकेंगे। बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है और ये सबसे बड़ा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक युद्ध है। इसे आप डिजिटल युद्ध कह सकते हैं। युद्ध भी आजकल देखिए दो तरीके से लड़ा जाता है। एक तो युद्ध के मैदान में जहां पर लोगों की मौत होती है, हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी लड़ा जाता है, डिजिटल तरीकों से भी लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। अमेरिका का एक मशहूर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रोब्लॉक्स। आप में से बहुत सारे लोग जिनके परिवारों में छोटे बच्चे हैं वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते होंगे। रोब्लॉक्स नाम का यह प्लेटफॉर्म है और इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मलेशिया के एक यूजर द्वारा एक ऐसी वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया जो फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में बुलाई गई थी और इसमें अलग अलग यूजर्स के वर्चुअल कैरेक्टर्स ने इस वीडियो गेम में हिस्सा लिया और एक रैली निकालकर फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया और ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई इस रैली में धार्मिक नारे भी लगाए गए। पहले आप ऑनलाइन वीडियो गेम के दौरान हुई इस वर्चुअल रैली का ये वीडियो देखिए जो हमने आपके लिए खास तौर पर निकाला है और ये वीडियो दुनिया भर के बच्चे देख रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। इस रैली में देखिए आप इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के इस समय पूरी दुनिया में 6.5 करोड़ से भी ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें 80% से ज्यादा युवा हैं और बच्चे हैं। सोचिए ये करोड़ों युवा जिनकी संख्या करोड़ों में है जब ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हुए इस तरह का एजेंडा देखते होंगे तो उनका किस तरह से ब्रेन वॉश होता होगा। इन बच्चों के दिमाग पर, इन छोटे युवाओं के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा जब वीडियो गेम के बीच में यह सब आता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के युवाओं को फिलिस्तीन के पक्ष में करने के लिए इस तरह के डिजिटल ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं जो धार्मिक कट्टरवाद से भरे पड़े हैं और जिनका मकसद युवाओं का ब्रेन वॉश करके फिलिस्तीन के पक्ष में एक ऑनलाइन आर्मी तैयार करना है। यानी इजराइल और हमास का युद्ध अब गाजा की गलियों से निकलकर इन वीडियो गेम्स तक पहुंच गया है, बच्चों के दिमाग तक पहुंच गया है और यह बहुत बड़े ऑनलाइन प्रोपेगेंडा में तब्दील हो चुका है, जहां अब वीडियो गेम्स के जरिए भी दुनिया भर के बच्चों के दिमाग में
ये एजेंडा भरा जा रहा है और ऐसा करने वालों में दोनों ही पक्ष के लोग हैं। आपको भारत में चल रहे राजनीतिक युद्ध के बारे में बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी निराशाजनक साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि ईडी ने शराब घोटाले के मामले में उनसे 2 नवंबर को पूछताछ करने के लिए जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल और बड़े बड़े नेता एकजुट हो जाएंगे और विपक्षी दलों के समर्थन से अरविंद केजरीवाल इस मामले में विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे, वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और विपक्षी दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस नोटिस की कोई चर्चा तक नहीं की। उन्होंने इसे कोई मुद्दा बनाया ही नहीं, जिससे आज केजरीवाल साहब बड़े निराश होंगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और ये गठबंधन उनके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा और फिर वो मिलकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कहेंगे कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी जगह आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन का सारा ध्यान उनके नेताओं के आईफोन की हैकिंग के मुद्दे पर था, जिसमें विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। यह मामला एप्पल कंपनी से जुड़ा है, जिसमें एप्पल ने विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के फोन पर एक थ्रेट नोटिफिकेशन भेजा और कहा कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने हैक करने की कोशिश की है या वो कोशिश कर सकते हैं, यानी उनके जो आईफोन हैं ये खतरे में है। ये बड़े बड़े नेताओं के जो आईफोन्स हैं, ये सब लोग आईफोन यूज करते हैं। आईफोन पर एक नोटिफिकेशन आता है एप्पल की तरफ से कि आपके फोन को हैक करने की कोशिश की गई है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं जिन्होंने ये कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, टीएस सिंहदेव, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर एप्पल कंपनी द्वारा भेजे गए इस थ्रेट नोटिफिकेशन को दिखाते हुए लिखा कि भारत की मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी से इतना डर गई है कि वो अब कांग्रेस के नेताओं की जासूसी करवा रही है। कांग्रेस के अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेफ्ट पार्टी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह कहा कि उन्हें भी एप्पल की तरफ से इसी तरह का एक थ्रेट नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनका फोन हैक करने की कोशिश हुई है और इस थ्रेट नोटिफिकेशन में कुछ बड़ी बातें हैं। मैं अपने साथ लेकर भी आया हूं, आपको पढ़कर भी मैं सुनाऊंगा कि ये क्या कहता है। ये अलर्ट है, मैं पहले आपको पढ़कर बता देता हूं। ये लिखा है, अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स may be targeting your iPhone. Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. These attackers are likely targeting your individuality, targeting you individually because of who you are और what you do। और फिर एक लंबा सा, बहुत लंबा एक जो है मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये अलर्ट आया है लोगों के फोन पर और आखिर में इसमें लिखा है कि आप अपने फोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन iOS 17.1 से अपडेट जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो इसमें पहली बात जो लिखी है, जिन नेताओं के फोन पर यह नोटिफिकेशन भेजा गया उन्हें बताया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने उनके आईफोन को हैक करने की कोशिश की है। दूसरी बात, इन लोगों को हैकर्स ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि हैकर्स जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और ये क्या करते हैं, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, इसलिए इन्हें निशाना बनाया गया है। तीसरी बात, इस हैकिंग में इन लोगों का संवेदनशील डेटा लीक हो सकता है और उनके आईफोन के कैमरा और माइक्रोफोन को भी हैक करके उनकी जासूसी हो सकती है। चौथी बात यह लिखी है कि हैकिंग से बचने के लिए इन लोगों को अपने आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट तुरंत कर लेना चाहिए और अपने फोन के लॉकडाउन मोड को भी तुरंत ऑन कर लेना चाहिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस भेजा कल रात, जिसमें उन्हें 2 नवंबर को शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया और यह एक ऐसी खबर है जिस पर केजरीवाल को विपक्ष से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। केजरीवाल को पूरा भरोसा होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर
ईडी के इस नोटिस के खिलाफ उनका साथ देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शोर मचाएंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने उनके मामले का कहीं जिक्र तक नहीं किया, बयान तक नहीं दिया। ईडी जिस शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, दोनों जेल में हैं। और केजरीवाल से भी इस मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ एक बार हो चुकी है। लेकिन अब ईडी भी 2 नवंबर को इसी घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार केजरीवाल से डरती है, इसलिए वो ईडी के जरिए केजरीवाल को फंसा रही है। दिलचस्प बात यह है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस से डरती है, इसलिए उसके नेताओं का फोन टैप करा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी सरकार असल में उनसे डरती है, इसलिए उन्हें फंसा रही है। अब आपको बताते हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप है, आखिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया क्यों जा रहा है, और क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद इस घोटाले में अगला नंबर गिरफ्तार होने का केजरीवाल का भी हो सकता है। शराब घोटाले की पूरी कहानी 2 लोगों से शुरू होती है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम है विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज था, और दूसरे व्यक्ति का नाम है समीर महेंद्रू, जो एक बहुत बड़ा शराब का व्यापारी है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है। और ये दोनों ही लोग दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और दोनों इस समय जेल में हैं। तो ये 2 किरदार पहले आप देख लीजिए, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। अब विजय नायर पर आरोप यह है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर महेंद्रू से भी वो कई बार मिल चुका था। और इस बात का खुलासा सीबीआई और ईडी ने कई महीने पहले ही कर दिया था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और इस मामले की और गहनता से जांच हुई, तो पता चला कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी बात की थी, और इनमें समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा है आपको बताता हूं। चार्जशीट में लिखा है कि जब विजय नायर ने समीर महेंद्रू को दिल्ली में आकर काम करने के लिए कहा, तो समीर महेंद्रू इस दौरान अरविंद केजरीवाल से पहले बात करना चाहता था। बड़ी बात यह है कि उस दौरान जब विजय नायर ने इसके बारे में केजरीवाल को जानकारी दी, तो बड़ी आसानी से इस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि किसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल समीर महेंद्रू से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाए, तो विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को एक वीडियो कॉल की और इस दौरान उसने समीर महेंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से करवा दी। ईडी का कहना है कि इस वीडियो कॉल के दौरान केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को यह आश्वासन दिया कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और वो उस पर भरोसा करके इस डील पर काम कर सकते हैं। आपको पता है यह डील क्या थी? डील यह थी कि विजय नायर समीर महेंद्रू के जरिए दूसरे शराब कारोबारियों को भी अपने साथ जोड़ेगा और फिर इससे इन तमाम शराब के व्यापारियों को जो फायदा होगा, उसका आधा हिस्सा विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों तक पहुंचेगा। सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर आज ये बताना चाहते हैं कि भारत का विभाजन सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि भारत को एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर पिरोने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और बहुत कम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत के विभाजन को अपनी सहमति दी थी और वो भारत के विभाजन को अनिवार्य ही मानते थे। वर्ष 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, तब सरदार पटेल ने अपने एक पत्र में लिखा कि अगर मुस्लिम लीग इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वो भारत के उन इलाकों पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव नहीं बनाएगी जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, तो वो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बाद में यही हुआ और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। सरदार पटेल ने भारत के विभाजन को लेकर यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वर्ष 1940 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो रहमत अली प्लान पेश किया था, उसमें पाकिस्तान सिर्फ 2 क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इस प्लान के तहत पाकिस्तान भारत में जगह जगह पर था, जिसे आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। देखिए ये नक्शा मैं आपको बता रहा हूं, इसको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। ये 1940 का प्लान था, लेकिन सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के सामने अपनी शर्त रखकर इस विभाजन को अपना समर्थन बाद में दिया। और देखिए ये 1940 में जो प्रस्तावित पाकिस्तान था, ये भारत के नक्शे पर जो हरे रंग से आप देख रहे हैं,
ये प्रस्तावित पाकिस्तान का नक्शा होता। एक पाकिस्तान था, एक म्यूनिस्तान, उस्मानिस्तान, मापलिस्तान, साफिस्तान, नसरिस्तान, सिद्दीकिस्तान, हैदरिस्तान, फारूकिस्तान और बंगिस्तान। यानी जो बंगाल था उसे बंगिस्तान का नाम दिया जाना था। और इस तरह भारत के न जाने कितने सारे टुकड़े होने थे।